classes, रास्ता है ये नया, कैसों का आदान ज्ञान की दुनिया में हम सब प्रदान। में क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमारे चेतियाँ बनते हैं यहाँ हर दिशा में, ज्ञान के साथ ही जीतता है सीना जीवन हम लोग एक नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम, जिसका नाम है जय प्रक्रम। और हमने इस चैप्टर के और भी लेक्चर बना चुके हैं और उसके माध्यम से हम लोग और भी लेक्चर और भी टॉपिक पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का और भी लेक्चर बना चुके हैं। इसके बाद जो नहीं बनाए उसके हम आगे देखते हैं क्या है जो हमारा जय प्रक्रम चैप्टर क्या है। जय प्रक्रम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो हम लोग ने पढ़ करके छोड़ दिया है, तो हमें क्या पढ़ना है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या है इसमें, देखिए एक हम लोग के पास डायग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। और किस चीज का है, एक कह रहा है खुला तथा बंद रंध्र। ठीक, अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। इससे पहले हमने बना चुके हैं इस लेक्चर को, जो कि स्वपोषी पोषण का ही भाग है, जो है हम लोग पढ़ रहे हैं रंध्र के बारे में। तो कह रहा है कि अब हम अध्ययन करेंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। क्या हमने कक्षा 9 में किसकी चर्चा की थी, रंध्र। तो रंध्र एक बहुत ही मेन पॉइंट इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं डायग्राम का। ये में देखिए इसमें भी रंध्र आ रहा है और इसमें दोनों का एक खुला रंध्र एक बंद रंध्र। तो रंध्र क्या होता है इसको हम सबसे पहले देखते हैं। जो क्या होता है, जो पत्ती की सतह में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब देखिए ये जो रंध्र होता है ये क्या कार्य करता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। क्या रंध्र, रंध्र क्या होता है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो रंध्र क्या होता है, ये पत्तियों में क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है, बहुत ही छोटा छिद्र, सूक्ष्म छिद्र होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है। जो रंध्र होता है क्या होता है, रंध्र किसे कहते हैं, जो पत्तियों में बहुत ही बारीक बहुत ही छोटा छिद्र होता है, उसी को रंध्र कहते हैं। तो इसका कार्य क्या है, ये रंध्र कार्य क्या करता है, इसका रंध्र का कार्य, किसका, रंध्र का, इसका कार्य क्या है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, वायु का आदान प्रदान करता है, मतलब हवा का अंदर आना और बाहर जाना, आदान प्रदान प्रदान का कार्य करता है। किस चीज का, CO2 ऑक्सीजन सबका यही कहते हैं। वायु का आदान प्रदान करने का, सॉरी थोड़ा सा ये बैठ नहीं रहा सेंटेंस ठीक से, तो इसको क्या कहते हैं, आदान प्रदान करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रंध्र क्या करता है। रंध्र क्या करता है, रंध्र क्या होता है, पहली बात एक सूक्ष्म छिद्र होता है जो पत्तियों में होता है, और एक क्या कार्य करता है कि जो वायु का आदान प्रदान का काम होता है, अंदर आना बाहर जाना, इसका काम करता है। और क्या कार्य करता है, ये तो एक पहली पॉइंट होगी। दूसरे क्या, वाष्पोत्सर्जन का काम करता है, वाष्पो उत्सर्जन का काम, इसका भी काम करता है। और क्या करता है, जल की जो हानि होती है, इसका भी यहीं से आना जाना होता है, जल की हानि। और क्या करता है, तापमान बनाए रखता है। एक इसका कौन सा कार्य करता है, कौन करता है, ये सब रंध्र कार्य करता है। इतना इंपॉर्टेंट रंध्र हमारा था। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। किन छिद्रों द्वारा, प्रकाश संश्लेषण भी इन्हीं छिद्रों यानी रंध्र के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण भी होता है। किसके द्वारा, कह रहे जो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म, क्या कहा, जो रंध्र होता है पत्तियों की सतह पे सूक्ष्म छिद्र की तरह होता है। और क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है, वायु का आदान प्रदान करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, और क्या, जल की हानि, तापमान को बनाए रखने का वही यही काम करता है। फिर कह रहा है लेकिन ये जानना
अभी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। अब देखिए गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों के, किससे होता है आदान प्रदान? तने से होता है, जड़ और पत्तियों की सतह से भी। पत्तियों से तो हमने देखा था, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ गया? इंपॉर्टेंट क्या इसमें है? गैसों का आदान प्रदान कहाँ से हो रहा है? जड़ से हो रहा है और पत्तियों की सतह से हो रहा है, लेकिन तने से और किससे? जड़ द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहेगा पत्ती जो क्या है, गैसों का आदान प्रदान, ऐसे देगा कि गैसों का आदान प्रदान, एक क्वेश्चन हमारा बन जा रहा है ठीक ठाक। क्या कह रहा है? एक हमारा प्रश्न बन रहा है, क्या बन रहा है कि गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान का आदान प्रदान, गैसों का प्रदान, सॉरी, आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान, आदान और क्या? प्रदान किस किस से होता है? से होता है। तो हमारे पास क्या होगा? 4 ऑप्शन दे देगा। क्या करेगा? जैसे नंबर 1 दे देगा कि रंध्र, क्या कहेगा? रंध्र पत्ती की, और दूसरे देगा किसके द्वारा? जड़, और तीसरा दे देगा क्या? तना, इसके द्वारा, तने द्वारा। या फिर चौथा क्या दे देगा कि इनमें से सभी। चौथा हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? ऐसे से क्वेश्चन की गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? देखिए थोड़ा यहाँ, गैसों का आदान प्रदान क्वेश्चन क्या हो जाए कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा, किस, सॉरी कहाँ सही था, किस किस के द्वारा होता है? के द्वारा होता है। तो ऑप्शन 4 दे देगा कि रंध्र द्वारा, ये तो हर आदमी मान कहेगा, जड़ द्वारा, तन द्वारा, तो इनमें किसके? सभी के, इनमें से सभी। ठीक, तो एक क्वेश्चन हमारा ऐसे ही बन गया पढ़ते पढ़ते बीच में ही। फिर कह रहा है, कहाँ गया? ये कह रहा है कि जो रंध्र होता है क्या करता है? थोड़ा चमक रहा था। कह रहा है कि इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। और जो क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, हमने पढ़ा कि ये रंध्र से क्या होती है? जल की भी हानि होती है। अगर क्या होगा, हमारा रंध्र जो होगा लगातार खुला रहेगा तो कि जल कुछ बचेगा ही नहीं, बहुत अधिक मात्रा में इसकी हानि हो जाएगी। इसीलिए रंध्र का बंद होना और खुला होना इसीलिए जारी रहता है, इसलिए आवश्यक है। फिर कह रहा है कि रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कर लें। रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। और एक अच्छा, अब जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। क्या होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो क्या होते हैं? इन छिद्र क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। जो रंध्र होते हैं क्या होते हैं? रंध्र क्या करते हैं? रंध्र जब CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, CO2 की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं होती है तो उन छिद्रों को क्या करते हैं, छिद्रों को बंद कर लेते हैं। ठीक, छिद्रों को बंद कर लेते हैं। एक नोट के तौर पे हम देख ले रहे हैं, क्या कहते हैं, रंध्र कब बंद होते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण के समय क्या होता है कि उनको CO2 की आवश्यकता होती ही नहीं है, तो क्या करते हैं वो लोग छिद्र को बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है, तो फालतू किस लिए खोलें, इसलिए क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं छिद्र को। फिर क्या है, छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर होता है। अब देखिए इस टॉपिक को, ये क्या है, ये छिद्र हैं, ये कौन से, रंध्र के छिद्र हैं, और ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इनका कार्य क्या है कि जल की हानि होना, गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, इन द्वार कोशिकाओं के द्वारा। यहीं से CO2, H2O, इन सब का आदान प्रदान यहीं से होता है। लेकिन ये द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, जब इनको CO2 या H2O की जरूरत नहीं होती है तो ये बंद कर लेते हैं। और क्या होता है, देखिए ये जैसे कि ये पचा हुआ है, एकदम बंद हुआ है, क्या इसके अंदर जल की कमी, क्योंकि इसके अंदर जब जल की कमी होगी तो क्या होगा, तो जब जल भर जाएगा तो क्या होगा, जब पानी भर जाएगा तो क्या फूल जाएगी, और जब कमी होगी तो पच जाएगा। कह रहा है इन छिद्रों के क्या कार्य, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इनका कार्य वायु का आदान प्रदान करना, या फिर जल की हानि को कम करना, तापमान को। ठीक, और देखिए ये जो ऐसे हैं, ये सब ये क्या है, हरित लवक है। ये सब क्या कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। किस लिए, कार्बोहाइड्रेट यानी उसको ऊर्जा बनाने के लिए ये बहुत ही सहायक होते हैं। जो हरित लवक होते हैं किसके लिए सहायक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश, यहाँ लिख लें साफ साफ, प्रकाश संश्लेषण जो है किस लिए होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक है, जो हरित लवक है वो किसके लिए है, प्रकाश संश्लेषण को सहायता करते हैं। क्या, हरित लवक, हरित लवक एक क्या कार्य करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उनकी पत्तियों के अंदर हरित लवक होते हैं, यही क्या करते हैं, उनको प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। किस लिए, कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए। ये जो है प्रकाश संश्लेषण के, इसमें प्रकाश संश्लेषण में, किस चीज में, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, सहायक होते हैं, सहायक होते हैं किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट बनने में सहायक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। इतना काम क्या करते हैं, हरित लवक ऐसे काम करते हैं। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्या है, ये द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं कब क्या कार्य होती हैं, छिद्र का खुलना बंद होना इसी पे डिपेंड करता है, कब छिद्र खुल रहा है, कब बंद हो रहा है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये बंद हुआ है, ये क्या है, ये बंद है, तब बंद होगा तब कुछ इस तरह रहेगा। जो सूक्ष्म क्या होगा, जो रंध्र होगा जब बंद होगा कुछ इस तरह होगा, और जब क्या होगा, खुला होगा तो कुछ इस तरह होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर कोशिकाओं का एक कार्य है, कोशिकाओं का क्या एक कार्य, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है। अब देखिए कह रहा क्या होता है, जब किसमें, द्वार कोशिकाएं, खुलना और बंद होना एक कार्य। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाओं में जब अंदर जाता है जल, क्या जाता है, जल अंदर जाता है, तो क्या होती है, वो लोग फूल जाती हैं। फिर कहता है कि और रंध्र छिद्र खुल जाता है, क्या होता है, और रंध्र छिद्र खुल जाता है कब, जब द्वार कोशिकाओं में जल जाता है तो फूल जाती हैं, और क्या होती हैं, और उसके छिद्र भी खुल जाते हैं जो रंध्र के होते हैं।
फिर इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। और क्या होता है जब क्या होता है कि इसी तरह क्या होता है जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो उनके छिद्र बंद हो जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर कह रहा है ये जो क्रियाकलाप है इसके लिए हम लोग एक नया लेक्चर बनाएंगे जिसमें सिर्फ जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी के और जितने भी क्रियाकलाप दिए इसको बहुत ही बेहतर से समझेंगे और एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक, फिर क्या है उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि उपरोक्त दो क्रियाकलाप जो इसमें दिए हुए हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। कह रहा है कि जो हम आगे क्रियाकलाप कर चुके हैं उसमें क्या आवश्यक है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण का काम होगा। फिर कह रहा है अब तक हम ये चर्चा कर चुके हैं कि स्वपरजीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति कैसे करते हैं। आप लोग को मालूम जो स्वपरजीव हैं अपनी वो ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। पहली बात तो स्वपरजीव जो जीव होते हैं खुद से भोजन बनाते हैं, उसी के माध्यम से अपनी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। और कहे लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी। अब जो स्वपोषी जीव हैं वो लोग भी कच्ची सामग्री करेंगे, चाहे विषम पोषी हो या फिर स्वपोषी हो, इनके लिए भी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी। जैसे स्वपोषी जो जीव हैं उनके लिए कच्ची सामग्री क्या CO2 है, H2 है, सूर्य का प्रकाश, सब कच्ची सामग्री के रूप में ही आते हैं। कच्ची सामग्री स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा करते हैं। अब देखिए क्या जो स्थलीय पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की पूर्ति जो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जमीन की जो मिट्टी है उसके द्वारा जल ले रहे हैं। कौन से जो स्वपोषी जीव हैं, स्वपोषी जीव क्या कर रहे हैं, ऐसे देखिए हमारा एक पेड़ है, अब इसके अंदर जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता हो रही है, जैसे एक हमारा एक पेड़ है ऐसे कुछ इस तरह, ठीक, कुछ ये हमारा सूर्य का प्रकाश है, ये हमारा सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और ये क्या मिट्टी के द्वारा क्या आ रहा है, H2O आ रहा है जमीन के द्वारा। और हमारी जो वायु चल रही है, वायु जो लगातार चल रही है, इसके माध्यम से क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है। और इसके अंदर पहले से क्या है, पौधे के अंदर पहले से क्या है, क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल। ये सभी क्या इनकी कच्ची सामग्रियां हैं, आप लोग नोट कर लेंगे ठीक से, बहुत ही अच्छे से नोट करिए और ध्यान से ही बिल्कुल पढ़ते रहें आप लोग, नहीं तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। क्या कह रहा है, स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों के मिट्टी में उपस्थित जल की अवशोषण से करते हैं। अब जो जल की पूर्ति क्या करते हैं, जो मिट्टी में उपस्थित जल है उसकी अवशोषण के द्वारा ही जल की पूर्ति करते हैं। फिर क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम तरीके के अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक, क्या है, फास्फोरस है, क्या, फास्फोरस, लोहा है, ये सब क्या है, खनिज लवण है, जितने भी हैं सब खनिज लवण है, जो कि हमारा एक नोट के तौर पे इम्पोर्टेंट आ सकता है कि खनिज लवण कौन कौन से हैं, आदि खनिज लवण आदि, मतलब और भी तत्व आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, फिर क्या है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण की किया जाता है। अब देखिए क्या है, जो एक खनिज लवण है जो मिट्टी से लिया, क्या 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 लिया था, नाइट्रोजन लिया था, फास्फोरस लिया था, लोहा लिया था, आदि सब क्या है, खनिज लवण है। तो जो क्या है हमारा एक नाइट्रोजन है, तो एक क्या कार्य करता है, उसमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसे अकार्बनिक नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। अब जो नाइट्रेट है
यही नाइट्रोजन इसको अकार्बनिक नाइट्राइड के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में? नाइट्राइड के रूप में लिया जाता है। इस अकार्बनिक क्या होते हैं? CO2 होता है, H2 होता है, ऐसे ही नाइट्रोजन भी एक ही अकार्बनिक है। ठीक, ये सब क्या है? अकार्बनिक है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। इन्हें उन रूप के जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय से नाइट्रोजन बनाते हैं। मतलब वायुमंडल से जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन जो अकार्बनिक होते हैं, जो क्या होते हैं? खनिजमय मिट्टी के द्वारा ही जमीन के अंदर से ही नाइट्रोजन को लेते हैं। तो हमारा अगली टॉपिक क्या है? विषम पोषी पोषण। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े अच्छे से देखेंगे। ये सब क्या? पोषण के ही पार्ट हैं। क्या रहा है? विषम पोषी पोषण। ठीक, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण कौन से? विषम पोषी पोषण। देखिए ये विषम पोषी पोषण क्या है? ऐसे जीव होते हैं, विषम मतलब कोई अलग, ठीक है, विषम जैसे स्वयंपोषी था, स्वयं था, लेकिन विषम मतलब कोई और। तो विषम पोषी पोषण क्या करते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना खुद से भोजन नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं। ठीक, क्या करते हैं? दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो इसकी परिभाषा ही हो जाएगी, यह समझने की कोशिश करें कि ऐसे जीव कैसे? ऐसे जीव जो अपना भोजन, जैसे कुछ लोग निठल्लों की तरह, क्या कहते हैं? निठल्लों की तरह बैठे रहते हैं, वैसे नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए ताकि आपकी जीवनचर्या चलते रहे। क्या है? अपना भोजन। ये जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। क्या कहते हैं? नहीं बना पाते हैं। नहीं बना पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण। उन्हें विषम पोषी पोषण है। अब देखिए ये जो विषम पोषी पोषण होते हैं ये क्या करते हैं? दूसरे पे आश्रित रहते हैं। ये लोग निठल्लों की तरह रहते हैं, इनका कोई भी गेम बजा देता है, इसीलिए ऐसा नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे स्वपोषी जीव हैं वो लोग अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसीलिए हर आदमी को क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, इसीलिए उन लोग का कोई गेम नहीं बजा पाता है। ठीक है, इसीलिए अपना काम आप लोग करते रहें, दूसरे पे आश्रित ना रहें, जो भी कार्य करें वो खुद से करें। अब इनमें जैसे एग्जाम्पल हमारा ही याद आ रहा है, जैसे कौन? मनुष्य क्या करता है? दूसरे जीव पे रहता है। जैसे शेर हो गया, बिल्ली हो गई, ये सब कौन से हैं? विषम पोषी पोषण आदि। अब हमने ये क्या समझा है? ये जो विषम पोषी हमारा था इसकी मतलब समझा कि ये विषम पोषी कौन से होते हैं, क्या होते हैं विषम पोषी, इस शब्द का हमने पता किया अभी। अब आगे देख रहे हैं क्या होता है। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के अनुकूलित रहता है। अब देखिए जो भी जीव है इस पृथ्वी पर है, जिसके अंदर जान है, जो भी है वो पृथ्वी पर, वो अपने पर्यावरण पे अनुकूल, मतलब अपने पर्यावरण पे ही निर्भर है, अपने पर्यावरण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते, चाहे वह भोजन का हो या फिर किसी और भी वस्तु का हो, कपड़े की, और जितनी भी चीज की आवश्यकता हो वो अपने क्या है? पर्यावरण पे ही निर्भर है। ठीक,
फिर कह रहे हैं भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण विभिन्न क्या है, पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अब कह रहे जो भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर जो यहाँ भोजन उपलब्ध है, मतलब कोई जटिल है तो कोई सरल है, तो हर तरह के भोजन है, तो उसपे क्या है, हर तरह से अलग अलग जीव हैं और अलग अलग तरह के भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जीव भोजन को ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करते हैं। मतलब कह रहा है कि जो इस भोजन को है वो पोषण करने पे निर्भर, जिस तरह के जीव है उस तरह के अलग अलग ढंग से अपना पोषण निर्भर करते हैं। जैसे कि हमारा एक अमीबा है, वो क्या करता है, अपनी पूरी सतह से अपनी पूरी शरीर से भोजन ग्रहण करता है, लेकिन एक मनुष्य है तो उसके लिए एक जगह है भोजन ग्रहण करने की, और ऐसी कोई चीज नहीं है कि कहीं से भी भोजन ग्रहण कर ले। ठीक, फिर कह रहे हैं उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल जैसे घास है, जैसे कि घास है वो क्या करता है, खुद से अपना भोजन बनाता है, लेकिन फिर आगे क्या होता है, जैसे कि घास है। एक गतिशील जैसे हिरण है, हिरण क्या है, घास खाए, घास को शेर खाया, तो शेर सॉरी जो घास है उसको कौन खाया, हिरण खाया, तो हिरण क्या है, इस घास खाया लेकिन इसको क्या करेगा, शेर खा लेगा, तो एक चल भोजन है, मतलब इसको दूसरा भी जीव खा सकता है। ये दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका है। ये क्या है, दोनों तरीके के भोजन का है अभिगम, एक भिन्न अंग है, भिन्न है। फिर कह रहे तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। अब देखिए जो गाय है क्या है, स्वयं जो शाकाहारी भोजन करती है, किसका करती है, शाकाहारी का, किस चीज का, शाकाहारी, यानी हरी चीज खाती है, शाकाहारी, शाकाहारी भोजन, यानी अब देखिए, अब एक क्या है, एक हमारा शेर है, ये क्या करता है, मांस खाता है, ये मांसी खाता है, तो ये क्या होगा, मांसाहारी हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, मांसाहारी पोषण करेगा। फिर कई रूपों के उपयोग करते हैं, जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां होती है। ये अर्गन ग्लिच, ये सब ग्लिच का भी गेम बजाना पड़ रहा है बीच बीच में, बहुत ही ग्लिच ग्लिच ये पहुंचा दे रहा है। ठीक हम लोग कहाँ पहुंचे थे, ये देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे कि जो मुख्यतः 3 प्रकार के क्या होते हैं, पोषण होते, तो लिखे ही नहीं, मुख्यतः 3 प्रकार के पोषण होते हैं, तो कहते भाई साहब क्या पढ़ा दिए। ठीक है, प्राणी संपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब देखते हैं हम लोग प्राणी संपोषी पोषण क्या होते हैं। क्या था प्राणी संपोषी पोषण, प्राणी संपोषी, कहाँ से आया है बिचो, सबका हिसाब लिया जाएगा, जो आ रहा है संपोषी, संपोषी क्या हो रहा है आज, क्या है, प्राणी संपोषी पोषण, प्राणी संपोषी प्राणी संपोषी पोषण क्या होते हैं। ये जो प्राणी संपोषी पोषण क्या होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं ठोस, ठोस या तरल तीनों रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन होता है जो तीनों तरह के भोजन को ग्रहण करता है। तो ये कौन होते हैं, जैसे अब हम लोग आगे देख रहे हैं, क्या है, ऐसे जीव, कैसे, ऐसे जीव, ऐसे जीव जो, ऐसे जीव कौन से, ऐसे जीव जो भोजन को, इसको
भोजन को ठोस, अर्ध ठोस, व तरल, क्या कहते हैं, तीनों रूप में ग्रहण करते हैं, तीनों रूप में ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे नहीं करते हैं, फ्यूचर कहाँ जा रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्राणिसम। ऐसे कह रहे ऐसे जीव जो भोजन को क्या करते हैं, भोजन को ठोस, अर्धठोस व तरल के रूप, तरल के, तरल व तीनों रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीव कैसे हैं, जैसे कि क्या हो गया, मनुष्य हमारा हो गया, हमारा कौन, मनुष्य, मनुष्य आदि और भी लोग हैं जो कहते हैं तीनों रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये प्राणी संपोषी पोषण होता है, ये क्या, जो प्राणी संपोषी पोषण होता है ये कैसे, ठोस, अर्धठोस, तरल तीनों रूप में ग्रहण करता है, जैसे कि हमारा मनुष्य हो गया। अब ये जो प्राणी संपोषी पोषण होते हैं इसके भी प्रकार होते हैं, तो ये देखते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। जो प्राणी संपोषी पोषण होते हैं, प्राणी संपोषी पोषण, ये कितने, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए प्राणी संपोषी पोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, तो इनमें भी कौन कौन से होते हैं, जैसे कैसे 1 2 3, जैसे मांसाहारी, फिर कौन से हैं, शाकाहारी, फिर कौन से हैं, सर्वाहारी, सर्वाहारी मांसाहारी जीव, देखिए मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव, सर्वाहारी जीव, ये क्या है, स्वपोषी पोषण, सॉरी प्राणी संपोषी पोषण जीव जो है इनके प्रकार। अब हम इनको देखते हैं कि ये मांसाहारी क्या होते हैं, शाकाहारी क्या होते हैं और सर्वाहारी क्या होते हैं। अब इसको भी ऐसे ही देखिए, अब ये क्या होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, यह जीव मांस खाते हैं, वो तो आपको देख के ही मालूम चल गया हो कि मांसाहारी जीव क्या होता है। मांसाहारी जीव क्या होता है, यह जीव क्या कहते हैं, ये जीव मांस खाते हैं, क्या करते हैं, मांस खाते हैं, मांस खाते हैं, जैसे शेर, कुत्ता आदि। ओके, अब देखिए शाकाहारी जीव क्या होते हैं, देखिए थोड़ा
इसको छोटा और कर लीजिए। ये दिख रहा होगा आप लोग ठीक से। अब सही है। जो क्या थे? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब इसको पहले देख रहे हैं। अब क्या थे? मांसाहारी जीव। कौन से? मांसाहारी जीव। यह जीव क्या कहते हैं? यह जीव मांस खाते हैं। मांस खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे क्या हो गया? शेर हो गया हमारा, कुत्ता आदि। ओके, फिर आगे देखते हैं क्या है। कह रहे शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव ऐसे जीव जो क्या कहते हैं? साग सब्जियों यानी हरी चीजों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। तो यह जीव साग सब्जी खाते हैं, यानी इसको कह दी हरी चीज जो खाते हैं। हरी वस्तुएं खाते हैं। जैसे कि हमारा एक उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, सबसे मशहूर चीज क्या है? हर कोई जानता है, गाय, बकरी आदि। ये सब क्या है? ये शाकाहारी है। अब देखिए सर्वाहारी क्या है, बहुत ही बड़े। तो इनमें क्या होते हैं? ऐसे जीव या फिर यह जीव जो क्या कहते हैं? जो साग सब्जी भी खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा क्या हो गया? मनुष्य, और जैसे कुत्ता आदि। ये सब हमारे क्या है? प्राणी संपोषी पोषण के हो गए। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब कह रहे जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि जो जीव हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक कोष की जीव के बारे में कहेगा, बहुकोष की जीव के बारे में कहेगा, एक कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो जीव होते हैं किस तरह से और कितने तरह के जीव होते हैं, कैसे भोजन करते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे हम लोग। कह रहा है, इसे चेंज करें थोड़ा, पिंक। कह रहा है कि क्योंकि भोजन और उसके अंतर्गाढ़ की विधि भिन्न भिन्न होती है। जो भोजन है उसको ग्रहण करने की अलग अलग विधि होती है, हर जीव में अलग अलग होती है। अगर एक कोष की जीव है वो कहीं से भी अपना भोजन ग्रहण कर लेगा, लेकिन जो बहुकोष की जीव होगा वो एक ही जगह से तो करेगा, अपने मुंह के द्वारा ही करेगा। तो ये कह रहा है कि जो जीव होते हैं उनकी भोजन करने की मतलब अंदर लेने की, ग्रहण करने की भोजन अलग अलग तरीके होते हैं। कह रहा है कि अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न होते हैं। और क्या कह रहे हैं कि हर जीव में विभिन्न अलग अलग तरीके होते हैं भोजन को पचाने के तौर पर। मतलब जो बहुकोष की जीव है उनके अंदर और पाचन क्रिया होती है भोजन की, और जो एक कोष की है उन्हें और भी तरीके से अलग अलग भोजन की पाचन होती है। ठीक, फिर कह रहा है एक कोष की जीव में भोजन संपूर्ण सतह से, क्या कह रहे हैं, एक कोष की जीव में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। जो कह रहे हैं जो एक कोष की जीव होते हैं उनकी कहीं से भी कोई भी सतह से भोजन को अंदर ग्रहण कर लिया जाएगा।
लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या है, जो जीव हैं उनकी जटिलता मतलब उनकी जो जटिलता का मतलब होता है कि जो जीव बहुत बड़े और मजबूत होते हैं। जैसे कि हमारा मनुष्य है, ठीक कह रहा है, बढ़ने के साथ साथ मतलब उसके बढ़ने के साथ साथ जो जीव है बढ़ता हुआ जा रहा है कि उसके कार्य करने के अंग विशिष्ट होते हैं। मतलब जो बहुकोषीय जीव होता है उसके कार्य करने के भी हर एक चीज को कार्य करने के लिए अलग अलग अंग दिए होते हैं। जैसे कि खाना खाने मुंह से खाएगा और कोई कार्य करेगा तो हाथ से करेगा, कोई उठाने का, चलने के लिए पैर, तो देखने के लिए आँख, तो हर चीज के अलग अलग अंग दिए होते हैं। फिर कह रहे, उदाहरण के लिए अमीबा कोश की सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रावर्ध की सतह मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। जो अमीबा कोश की जीव होते हैं उसे अंगुली से, देखिए अमीबा इससे हमारा एक है अमीबा, तो कुछ इस तरह होता है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है। इस तरह तो जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा हटा दें, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे, कुछ इस तरह एक क्या अंगुली जैसे प्रावर्ध लगे हुए, इसी को कहते हैं अंगुली जैसे, अंगुली जैसे प्रावर्ध। ठीक समझ गए आप लोग ना, जैसे अंगुली से प्रावर्ध यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं जो एक कोष की जीव है वो कहीं से भी अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए क्या होती है उनके, कहीं से भी, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी ये कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से कर सकता है, ये कहीं से भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, कहीं से। ठीक, इसलिए क्या होती है, लेकिन इसको समझेंगे, जहां से भोजन करेगा उस जगह पे कुछ इस तरह की प्रावर्त अंगुली जैसे बन जाते हैं। आप लोग को समझ में तो अब आया ही होगा। फिर कह रहा है ए प्रावर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं, और जो अंगुली जैसे प्रावर्त होते हैं क्या करते हैं, भोजन को घेर लेते हैं। जैसे देखिए कुछ इस तरह है, इसको मिटा के थोड़ा ठीक से बनाया जाए। देखिए छोटा सा बनाया है, अच्छा बनेगा तो। अब देखिए क्या था कि जो यहाँ पे इसके लगा हुआ था कुछ इस तरह, ठीक, ये जो प्रावधान कुछ ऐसे उंगली की तरह क्या करेगा, अगर ये भोजन है, ये भोजन है, जब इसके पास और आगे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया ये भोजन के पास, तो कुछ इस तरह ऐसे घेर लेगा, फिर घेरने के बाद कुछ यहाँ जाएगा, फिर अंदर जाएगा, ठीक है। तो जब भोजन को पकड़ना होगा तो कुछ इस तरह है, जैसे इस तरह ऐसे करके प्रावर्ध, मतलब ये जो है ये अंगुली से प्रावर्ध है, ये कुछ ऐसे इंगली घेरते हुए जा रहा है कि क्या था, पहले पहले कुछ ऐसे था, पहले ऐसे था, इससे पहले क्या होगा, ऐसे रहा होगा, फिर ऐसे हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे हुआ, फिर क्या हुआ, फिर एकदम ऐसे ऐसे हुआ, फिर क्या हुआ, इसके अंदर, पूरा अंदर ही चला गया। ठीक, तो ऐसे घेरते घेरते क्या हुआ, इस अपने अंदर हो गए। और क्या घेरे, कैसे, जो घेरने वाला वो किस तरीके से, कुछ अंगुली जैसे प्रावर्त की तरह, अंगुली से होती है ऐसे, इस तरह घेर लेता है। फिर कह रहा है संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। और क्या चित्र 5.5 में देखिए, अब देखिए क्या है, इसके अंदर केंद्र होता है, जो पूरे जो ये अमीबा है इसके जो देखभाल रख रखाव के लिए केंद्र होता है। अब देखिए जो खाद्य का कण है यहाँ पे था, फिर क्या हुआ, जो ये पार्ट था इसका, ये वाला क्या हुआ, कुछ ऐसे घेरता हुआ चला गया, किसको, जो उसका, और जो अमीबा होता है वो अपना जो भोजन अंगुली से प्रावर्ध होता है, जो अंगुली जैसा प्रावर्ध होता है, ये जो अंगुली जैसे प्रावर्ध होता है, जो अंगुली जैसा प्रावर्ध बना हुआ था,
जिसे क्या कहते हैं, कूटपाद, कूटपाद कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। और कुछ यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या होती है, खाद्य रिक्तिका, यहाँ से उसका उत्सर्जन होता है, खाद्य रिक्तिका। और कुछ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ इस तरह पूरे उसकी अमीबा के अंदर भरा हुआ रहता है। क्या है, कुछ के द्रव क्या होता है, जैसे बंद है, सॉरी, केंद्रक द्रव होता है। ये क्या है, केंद्रक द्रव होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, एक कूटपाद द्वारा क्या हुए, पादाप कहेंगे या फिर कूटपाद, कूटपाद को ही पादाप भी कहते हैं। फिर क्या है, खाद्य रिक्तिका में जाता है, किसमें, खाद्य कण जो है, ये जो खाद्य कण था किसमें गया, खाद्य रिक्तिका में गया। खाद्य रिक्तिका में गया तो कुछ इस तरह दोनों केंद्र के अंदर मिल गया, फिर अवशिष्ट पदार्थ क्या, वो खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकाल दिया। ये उत्सर्जन करने का एक इसके अंग है। फिर कह रहा है, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में क्या था। अब क्या है, जो उसके अंदर क्या हुआ, जो जटिल पदार्थ अमीबा ने लिया था, उसको खाद्य रिक्तिका के अंदर क्यों ले गया, क्योंकि वो जटिल था, उसको सरल में तोड़ना था, तभी जाकर के उसके पाचन तो हो पाएगा, इसीलिए क्या कहेगा, खाद्य रिक्तिका में ले जाएगा। फिर क्या करेगा, खाद्य रिक्तिका में फिर कह रहा है कि अंदर जटिल पदार्थों का विघटन, देखिए सरल पदार्थों में किया जाता है। फिर कह रहा है, और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं, किसमें, कोशिका द्रव। ये जो है, ये जो लिक्विड की तरह बना हुआ है, ये क्या है, कोशिका द्रव होता है, जो कि बहुत ही सॉरी आपके लिए, मैंने केंद्रक द्रव कर दिया था, पहले सही लिख रहा था, कोशिका द्रव। क्या है, कोशिका द्रव में विशेष, मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव में बंद हो जाता है। फिर कह रहा है, बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है। अब उसमें क्या होता है कि कोशिका की सतह की ओर वह गति करने लगता है, जो अपच पदार्थ होता है, अवशिष्ट पदार्थ है, क्या है, कोशिका द्रव की ओर गति करने लगता है तथा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और खाद्य रिक्तिका द्वारा क्या होता है, इसको शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसमें क्या होती है, स्टोमेटलिंग गति पाई जाती है। इनके पैरामीशियम भी एक कोश की जीव है, इसकी कोशिका में एक निश्चित आकार होता है। जो पैरामीशियम है, इसमें क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, लेकिन जो अमीबा होता है इसमें कोई निश्चित आकार नहीं होता है। लेकिन एक पैरामीशियम भी एक कोश की जीव है, इसमें क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है। क्या होता है, जो पैरामीशियम होता है कुछ इस तरह, ठीक। तो ये जो पैरामीशियम हमारा है, पैरामीशियम, तो इनके अंदर ऐसे कुछ ऐसे इस तरह के सीलिया लगे होते हैं। सीलिया ये क्या करते हैं, भोजन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो एक क्वेश्चन रहेगा कि जो पैरामीशियम होता है, क्या पैरामीशियम, इसका क्या होता है, इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। फिर कह रहा है कि तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। अब क्या होता है, जो भोजन होता है उसको किसी एक स्थान दिया होता है, जैसे कि सीलिया है, वही एक ही जगह से ग्रहण किया जाता है, यानी कि अमीबा के कहीं कहीं से भी ग्रहण कर लिया जाता है। फिर कह रहे भोजन इस स्थान तक पश्चाप की गति
पश्चाप के गति के द्वारा पहुंचता है। पश्चाप क्या होता है, उसमें एक गति होती है जिसके द्वारा क्या होता है, वो वहां तक भोजन उसके जगह तक जहां उसे पहुंचना होता है उस जगह तक इस पश्चाप गति द्वारा पहुंचता है, जो पूरी कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ये जो पश्चाप गति होती है ये क्या करती है, पूरी सतह को उसकी ढके हुई होती है। ठीक, तो हमारे एक जो दूसरा टॉपिक था पोषण का वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोग को अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग कुछ मेहनत की तरह पढ़ते रहें और इसी एनसीईआरटी से ही नोट्स बनवाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक अगर बुक एनसीईआरटी की आपको समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, तो अब हम लोग आपको अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें और आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।